नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का वेलकम, अभिनंदन है दोस्तों। सभी को नमस्कार, नमन है दोस्तों। सभी मेरे प्यारे मित्र, मेरे सभी भाई बहन गृहिणी जिसका सपना है शिक्षक बनना दोस्तों, अध्यापक अध्यापिका बनना, सभी का वेलकम, अभिनंदन है। पर्यावरण के प्रैक्टिस सेट में दोस्तों, यह पर्यावरण प्रैक्टिस सेट इन्वायरमेंट ईवीएस का आपका 38 नंबर प्रैक्टिस सेट है। हर एक प्रैक्टिस सेट आपके एनसीईआरटी के पैटर्न पर है, जहां पर हर एक प्रश्न, हर एक कंसेप्ट आपके तैयार बनना है। और यहाँ पे सिलेक्शन दोस्तों सर्वोपरि है, हर एक प्रश्न कंसेप्ट पर है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों आपके महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट, 30 महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट की। और इसके पिछले प्रैक्टिस सेट अगर आप लोग देखना चाहते हैं, किसी कारणवश नहीं देख पाए हैं, तो आपको आई बटन पर लिंक मिलेगा, आप लोग देख सकते हैं। तो सभी दोस्तों एक बार दिल से यह कहता हूं कि वीडियो को लाइक कर लें। अपने जो भी आपके 25 मिनट समय है, 25 मिनट समय दीजिए इन 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न स्क्रीन पर है। एकल परिवार से तात्पर्य है, ये बहुत बार सभी लोग जानते हैं, बहुत ही सिंपल साधारण नॉर्मल सा प्रश्न है। एनसीईआरटी में ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। एकल परिवार से तात्पर्य है परिवार जिसमें माता पिता हो, उनके बच्चे हों, या वर्ष 1950 के बाद जो भी परिवार बना है उसको बोलेंगे। ये संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उनके माता पिता और दादाजी, या केवल पति पत्नी। दोस्तों परिवार दो प्रकार के होते हैं, एक संयुक्त परिवार होता है, एक एकल परिवार होता है। जिस परिवार में माता पिता एवं उनके बच्चे हों वह एकल परिवार होता है, और संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उनके माता पिता एवं दादा दादी रहते हैं वे आपका संयुक्त परिवार कहलाता है। तो राइट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि संयुक्त परिवार में यह भी कई बार पूछा जाता है, संयुक्त परिवार के विघटन के परिणाम स्वरूप एकल परिवार का अस्तित्व आया है। बहुत बार पूछा गया है दोस्तों कि एकल परिवार का अस्तित्व कैसे आया है, तो संयुक्त परिवार के विघटन के परिणाम स्वरूप जो है आपका एकल परिवार का अस्तित्व आया है। एक परिवार के अंतर्गत सभी लोग जानते हैं माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। ये नोट कर लेना, अविवाहित शब्द लिखा रहे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं सेकंड प्रश्न क्या है। सेकंड प्रश्न दोस्तों, तंबाकू की आदत किससे होती है? तो ये बहुत बार पूछा गया है, किससे? कैफीन से होती है, कोकीन से होती है, निकोटीन से होती है, या आपके हिस्टामिन से होती है? तो मेरे सभी प्यारे मित्र, मेरे सभी शिक्षक बंधु इसका जवाब कर चुके होंगे अभी तक कि तंबाकू की आदत किससे होती है। तो निकोटीन से होती है, सभी लोग जानते हैं। तंबाकू के नियमित सेवन में से उसमें उपस्थित जो निकोटीन होता है उसके कारण तंबाकू खाने की आदत पड़ जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, फड़के स्टूडियो मध्य प्रदेश के किस जिले में है? बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है, एमपी जीके से रिलेटेड है। आपको पता है एमपी जीके के एक दो प्रश्न है कि एमपीटीटी का अगर एग्जाम दे रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फड़के स्टूडियो मध्य प्रदेश के किस जिले से है? दतिया जिले से है, पचमढ़ी से है, धार से है, विदिशा से है। तो आपके किस जिले से है दोस्तों? सभी लोग कमेंट करेंगे यहाँ पर। फड़के स्टूडियो मध्य प्रदेश के किस जिले में है? अगर आप लोगों को पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर बताइएगा। राइट ऑप्शन आ चुका है, राइट ऑप्शन आ चुका है दोस्तों, फड़के स्टूडियो मध्य प्रदेश के धार जिले में है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मध्य प्रदेश के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? जो हमारे मध्य प्रदेश के निवासी हैं उनके मुख्य लोग, ठीक है, यानी ज़्यादातर लोगों का व्यवसाय क्या है? बेकरी है, खनन है, मुर्गी पालन है, या कृषि है? तो सभी लोग जानते हैं मध्य प्रदेश हमारा कृषि प्रधान कहलाता है दोस्तों। ठीक है, जिले की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है, इसलिए यहाँ अधिकतर लोगों का व्यवसाय कृषि है। कई लोग अनाज का व्यापार भी करते हैं, वस्त्र और प्रोविजन के क्षेत्र में भी काफ़ी व्यापार है, लेकिन अधिकतम पूछा जाता है तो आपका व्यवसाय कृषि ही होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्या दिया गया है? कृत्रिम रेशे बनाने का सबसे बड़ा केंद्र मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? नागदा शहर में, उज्जैन शहर में, या दोनों शहर में, या इनमें से कोई नहीं? तो कृत्रिम रेशे बनाने का सबसे बड़ा केंद्र जो है मध्य प्रदेश के किस शहर में है? तो आपके नागदा और उज्जैन, इन दोनों शहरों में है, यानी कि तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे मित्र एक बार वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा, शिक्षा के चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सिलेक्शन सर्वोपरि है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ठगी अथवा अनुचित व्यापारिक व्यवहार होने पर हमें शिकायत करनी चाहिए? जिला मुख्यालय को शिकायत करनी चाहिए, उपभोक्ता संरक्षण मंच को शिकायत करनी चाहिए, तहसील को शिकायत करनी चाहिए, या ग्राम पंचायत को शिकायत करनी चाहिए? तो ठगी अथवा अनुचित, अगर कोई भी व्यक्ति, जब आप मार्केट में जाते हैं, दुकान में जाते हैं, कोई व्यक्ति अगर आपसे
व्यापारी आपसे ठगी कर रहा है, ठग का व्यवहार जो है आपको लगता है कि इसने मेरे को ठगा है, तो आप किसके साथ शिकायत जाएंगे, किसको शिकायत करेंगे, तो उपभोक्ता संरक्षण मंच पे आप लोग शिकायत कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए उपभोक्ता संरक्षण की स्थापना की गई है, अतः ठगी या अनुचित व्यापारिक व्यवहार होने पर हमें उपभोक्ता संरक्षण मंच से शिकायत करनी चाहिए। अगला प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, क्या दिया गया है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य जो है मनोनीत होते हैं। 18 सदस्य, 12 सदस्य, 20 या 22 सदस्य। तो सभी लोग जानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर आज जरूर करेंगे दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, तो 12 सदस्य जो है मनोनीत होते हैं। ठीक है दोस्तों, राज्यसभा संसद का ऊपरी सदन होता है। संसद का ऊपरी सदन कौन होता है, तो राज्यसभा होता है। इसका सभापति कौन होता है, राज्यसभा का या ऊपरी सदन का सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है, 250 हो सकती है। इनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यह व्यवस्था आयरलैंड के संविधान से ली गई है। तो राष्ट्रपति द्वारा जो है 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। यह जो आपका व्यवस्था है कहाँ के संविधान से लिया गया है, ये भी प्रश्न आ सकता है। तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्य कला के हो सकते हैं, विज्ञान के हो सकते हैं, समाज सेवा आदि महत्व स्थान रखने वाले होते हैं। दोस्तों आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। उम्मीद है आज की क्लास में आज का स्कोर आपका कितना होगा, 30 में से आप लोग कितना स्कोर कर रहे हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जिला उद्योग केंद्र किस योजना के तहत शहरी एवं ग्रामीण युवकों को रोजगार मुहैया कराता है। तो जो आपका जिला उद्योग केंद्र होता है दोस्तों, ऐसी कौन सी योजना है या किस योजना के तहत शहरी एवं ग्रामीण युवकों को रोजगार जो है मुहैया कराता है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना या स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार। तो दोस्तों यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा आपका प्रधानमंत्री रोजगार योजना। यानी जिला उद्योग केंद्र जो है प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत शहरी एवं ग्रामीण युवकों को रोजगार मुहैया कराता है। प्रश्न आ सकता है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना का शुभारंभ कब हुआ था। तो सन 1993 में हुआ था, किया गया है। और इसके अंतर्गत शहरी एवं ग्रामीण युवकों को रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। तो कब हुआ है, 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना का शुभारंभ। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, लाजवाब प्रश्न है, सिलेक्शन वाला प्रश्न है कि संसार में अधिकतम ट्यूबवेल किस देश में है। एनसीईआरटी के पैटर्न पर यह प्रश्न है। हर एक प्रश्न एनसीईआरटी बेस्ड है दोस्तों। हर एक प्रश्न शिक्षक भर्ती में पूछे गए प्रश्न है या संभावित प्रश्न है। तो संसार में अधिकतम ट्यूबवेल किस देश में है दोस्तों, सभी लोग जानते हैं भारत ऐसा महान अपना देश है जहाँ अधिकतर ट्यूबवेल है। हर घर में ट्यूबवेल है, हर दूसरे घर में ट्यूबवेल है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि संसार में अधिकतम ट्यूबवेल भारत में स्थित है। चूंकि भारत में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से होती है, इसका कारण है। ठीक है, अतः नलकूपों की संख्या भारत में अधिक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है दोस्तों। आप लेकर शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो 3 से लेकर 8वीं तक की एनसीईआरटी के हर एक सब्जेक्ट जो आपने चुना है लैंग्वेज में फॉर्म अप्लाई करते समय, हर एक सब्जेक्ट की दोस्तों आपको क्या करना है, बुक पढ़ना, जरूर पढ़ना है। ठीक है, तो गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है, कब मनाया जाता है। श्रावण शुक्ल तीज को मनाया जाता है, चैत्र शुक्ल तीज को मनाया जाता है, भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी को मनाया जाता है, ये चैत्र शुक्ल नवमी को मनाया जाता है। तो गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है दोस्तों, चैत्र शुक्ल को मनाया जाता है। गणगौर त्यौहार जो है चैत्र सुदी प्रथमा से शुरू होकर चैत्र शुक्ल तृतीया को समाप्त होता है। गणगौर की सवारी जयपुर और बीकानेर में धूमधाम से निकलती है। होलिका दहन के बाद गणगौर का त्यौहार आरंभ होता है। यह कहाँ पर होता है, तो जयपुर और बीकानेर यानी कि राजस्थान का है। ठीक है दोस्तों, गणगौर का त्यौहार। तो ये आपको, क्योंकि एनसीईआरटी को नेशनल लेवल के प्रश्न आएंगे, ठीक है, एमपी से रिलेटेड भी आएंगे एमपीटीटी में, और नेशनल लेवल भी पूछ सकते हैं। फिर आप उसमें कह नहीं सकते हैं, क्योंकि आपका पैटर्न इस बार क्या है, एनसीईआरटी बेस्ड रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में झीलों की नगरी कौन कहलाता भैया। पन्ना, जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर। तो ये प्रश्न मैं बहुत बार, एक बार रिपीट भी कर चुका हूँ, 1 या 2 बार। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई आपके
ठीक है, कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो मध्य प्रदेश में झीलों की नगरी आपका भोपाल कहलाता है। दोस्तों भोपाल सभी लोग जानते हैं, भारत देश में जो मध्य प्रदेश है, ठीक है, भारत का दिल कहे जाने वाला राज्य मध्य प्रदेश, राज्य की राजधानी है आपकी, कैपिटल आपका भोपाल है, और भोपाल जिले का प्रशासनिक मुख्यालय भी है। भोपाल को राजा भोज की नगरी तथा झीलों की नगरी भी कहा जाता है। तो राजा भोज की नगरी किसे? भोपाल को कहा जाता है। झीलों की नगरी भोपाल को कहा जाता है क्योंकि यहाँ छोटे 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 या बड़े तल क्या है, ताल हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों ने अभी तक वीडियो को एक बार दिल से लाइक कर दिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों लाइक करने के लिए वीडियो को। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत वन के वास्तुकार कौन है? मुंशी प्रेमचंद है, चार्ल्स कोरिया है, वाटसन है, या कोहलबर्ग है? ठीक है, तो आपने तीन नाम तो सुना होगा, मुंशी प्रेमचंद, वाटसन, कोहलबर्ग, लेकिन चार्ल्स कोरिया नाम नहीं सुना होगा, तो ये डिफरेंट अलग ऑप्शन है। तो भारत भवन के वास्तुकार आपके चार्ल्स कोरिया भी होंगे। तो हमें पहचानना भी है, जो तीनों में से एक अलग आपको दिखे। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं आ रहा उसका आंसर, तो आपको फिर यह देखना कि अलग कौन है, डिफरेंट कौन है, वही ऑप्शन आपको मारना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग किसे कहते हैं? राजधानी से आने वाली मार्ग को कहते हैं, राज्यों से आने वाले या राज्यों के नाम से रखे मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग कहेंगे, या देश के प्रमुख नगरों को जोड़ने वाले राज्य को, या इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय राजमार्ग किसे कहते हैं दोस्तों? जो देश के प्रमुख नगरों को जोड़ने वाला राज्य होते हैं उन्हें ही राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तो बहुत ही सब लोग आंसर ले लेंगे। एटीएम का पूरा नाम सभी लोग जानते हैं, ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। ठीक है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है, सभी लोग जानते हैं, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। यह बैंक द्वारा प्रदत्त नकदी आहरण करने की एक सुविधा है, जिसके द्वारा बिना पासबुक से कहीं भी कभी भी नकदी आहरण किया जा सकता है। अब ये प्रश्न बन सकता है कि आप जो है दोस्तों पासबुक के बिना कभी भी नकदी या आहरण कर सकते हैं। किसके द्वारा कर सकते हैं? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन के द्वारा, यानी कि एटीएम के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्न बन सकता है, किसी प्रकार से भी प्रश्न बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के माध्यम से भेजे जाने वाले संदेश को क्या कहते हैं? फैक्स कहते हैं, एसएमएस कहते हैं, ईमेल कहते हैं, या टेलीग्राम कहते हैं? तो मेरे प्यारे मित्रों, मेरे भावी अध्यापक अध्यापिकाओं, शिक्षक बंधुओं, आप सभी को नमन है, जय हिंद है। इस प्रश्न का जवाब आ चुका है कि कंप्यूटर के माध्यम से भेजे जाने वाले संदेश को ईमेल कहा जाता है। ठीक है, ईमेल के बिना आपका एक यूट्यूब या गूगल आईडी नहीं बनता है। ईमेल अकाउंट आपका क्या है, कंप्यूटर के माध्यम से संदेश भेजा जाता है। ठीक है, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। ईमेल का फुल नाम क्या है दोस्तों? फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। यह संचार के लिए एक क्रांति भी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। डेंगू रोग वाहक है, किसका वाहक है? ठीक है, क्यूलेक्स मच्छर का, एडीज मच्छर का, घरेलू मक्खी का, या आपके एनोफ्लीज मच्छर का? तो सभी लोग एडीज मच्छर आपने नाम शायद सुना होगा। तो डेंगू रोग किसका वाहक है भैया? तो डेंगू रोग जो है वाहक नहीं, किसका है? डेंगू रोग वाहक जो है आपका किसका है? एडीज मादा मच्छर का होता है। यह एक विषाणु जनित रोग होता है। इस बीमारी के लक्षण आंखों में सूजन आना, सिर एवं जोड़ों में दर्द आना, इसलिए डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। ठीक है, अब ये प्रश्न को बहुत बार पूछा जाता है, नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि मादा एडीज जो है मच्छर ही क्यों काटती है? क्योंकि मादा मच्छर जो होती है अंडे होती है, अंडे देती है, तो अंडे को तरोताज़ा रखने के लिए खून को क्या करती है? खून को पीती है, अंडे को तरोताज़ा करने के लिए। ठीक है, इसके इसीलिए मादा एडीज जो होती है, ठीक है, मच्छर जो है काटती है, और इसके काटने से डेंगू बुखार होता है। और डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है किसको? डेंगू को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला कौन है? यकृत है, अमाशय है, आंत है, या आपकी वृक्क होगी? तो दोस्तों यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? राइट ऑप्शन हो जाएगा यकृत। मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला, तो जैव रासायनिक प्रयोगशाला आपकी यकृत कहलाती है, क्योंकि मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला यकृत क्यों है? क्योंकि यकृत जो है यकृत कोशिकाएं आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्ल तथा रुधिर की अमीनो को या अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करके उत्सर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए मनुष्य के आपको यकृत को क्या कहते हैं? जैव रासायनिक प्रयोगशाला कहते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है, पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है दोस्तों? पोलियो से उत्पन्न लकवा को रोकना,
पोलियो का उपचार, पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना या उपयुक्त सभी। तो पल्स पोलियो का जो कार्यक्रम का उद्देश्य है पोलियो का संपूर्ण रूप से उन्मूलन करना। दोस्तों पल्स पोलियो का कार्यक्रम की शुरुआत 1988 में शुरू किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन था। 24 फरवरी 2012 को भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया है। भारत को पोलियो मुक्त घोषित कब किया गया? 24 फरवरी 2012 को किया गया। पल्स पोलियो कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर महानायक अमिताभ बच्चन को नियुक्त किया गया था। कब किया गया था? 24 फरवरी 2012 को, जब पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया था भारत को। अगला प्रश्न है, काश्मीरी चोंगा कहलाता है दोस्तों, ठीक है, अंगरखी कहलाता है, फिरन कहलाता है, बुख्तारी कहलाता है या अचकन कहलाता है। तो काश्मीरी चोंगा दोस्तों एक घुटनों तक पहने जाने वाला एक लंबा सा कुर्ता होता है जो कढ़ाई युक्त होता है और इसे फिरन कहा जाता है, ठीक है। तो काश्मीरी चोंगा कहलाता है किसको? फिरन। आपका दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अगला प्रश्न है कुत्ता मछली। कुत्ता मछली का आवास होता है तालाब होता है, नदी होता है, झील होता है या समुद्र होता है। तो कुत्ता मछली का आवास कहाँ होता है? सभी लोग जानते हैं कुत्ता मछली का आवास समुद्र होता है। बहुत से बच्चे बोलते होंगे कि ये मछली है, ठीक है, यहाँ पे पहले हुआ करता था, लेकिन अब तो ये क्वेश्चन सभी लोग जान चुके हैं, बार बार पूछा जा सकता है। कुत्ता के नाम से था इसलिए सब लोग कंफ्यूज रहते थे कि कुत्ता भैया कहाँ रह सकता है, समुद्र में तो रहेगा नहीं, कभी कभार नदी जाता होगा पानी पीने, ठीक है। तो ऐसे होता रहा पहले, लेकिन अब तो इतना भैया नॉलेज हो चुका है, कंपटीशन इतना हाई हो चुका है, ठीक है। तो कुत्ता मछली का आवास आपका समुद्र होता है, ठीक है। कुत्ता मछली समुद्री शार्क परिवार से संबंधित है। ये भी आ सकता है कि कुत्ता मछली किस परिवार से संबंधित है? तो समुद्री शार्क परिवार से संबंधित है। यह मछली खारे पानी में पाई जाती है। तो कुत्ता मछली किस प्रकार के पानी में पाई जाती है? खारे पानी में पाई जाती है और इनका आवास समुद्र होता है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। तो ब्रह्मांड में जो है विस्फोटी तारा कौन है भैया? उल्का है, धूमकेतु है, लुब्धक है या अभिनव तारा है। तो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा के नाम से कौन विख्यात है? तो आपकी लुब्धक विख्यात है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक मनाया जाता है, 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक, 1 जून से 7 जून तक या 15 जून से जून तक। तो पहले ये कंफर्म होना चाहिए कि वन्य जीव सप्ताह जो अक्टूबर में मनाया जाता है या जून में मनाया जाता है, ठीक है। तो ये अक्टूबर में मनाया जाता है, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है, ठीक है। अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में वन्य जीव सप्ताह कहलाता है 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक। सभी लोग नोट कर लेंगे, क्योंकि वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति जन जागरूकता के लिए प्रत्येक वर्ष जो है 1 से 7 अक्टूबर को वन्य जीव सप्ताह घोषित किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर कौन सा है? मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर आपका ओरछा है, खजुराहो है, शिवपुरी है या पन्ना टाइगर रिजर्व है। तो मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर दोस्तों कौन सा कहलाता है? अगर आप लोगों को पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग आंसर बताइएगा। तो राइट ऑप्शन जाएगा आपका शिवपुरी के साथ जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देख लेते हैं, प्रश्न क्या दिया गया है। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। हर एक प्रश्न आपके सिलेबस एग्जाम पैटर्न पर है। तो आप सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं को नमन है दोस्तों, जय हिंद है, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रश्न है, पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं के मध्य की दूरी न्यूनतम होती है? पदार्थ जब किस अवस्था में होता है, कोई भी पदार्थ है वह किस अवस्था में होगा जिसमें अणुओं की मध्य जो है दूरी न्यूनतम होगी? अवस्था यानी कि पास पास आपके ऑप्शन है, देखिए 2 अणु है इतने पास है, ठीक है, फिर कोई अणु आपका इतने पास में है, ठीक है, फिर कोई अणु इसी में मिला हुआ है, ठीक है। तो ये गैस में होगा, ये द्रव में होगा, ये ठोस में होगा। तो पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी होती है? ठोस अवस्था में होती है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर दूसरा ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा कि पदार्थों में अणुओं के मध्य दूरी के आधार पर पदार्थों की अवस्था का निर्धारण किया जाता है। अणुओं के मध्य बढ़ती हुई दूरी के क्रम में पदार्थों की अवस्था सबसे पहले ठोस होता है, गहन, इसके बाद थोड़ी दूरी बढ़ती है फिर द्रव अवस्था में आ जाता है, इसके बाद दूरी बढ़ती है तो वह गैस अवस्था में आ जाता है, ठीक है। सबसे अणुओं की मध्य दूरी जो है सबसे ज़्यादा गैस अवस्था में होती है, सबसे कम ठोस में होती है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया स्क्रीन पर है,
कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो सभी लोग जानते होंगे कि टाइगर जो स्टेट के नाम से आपका मध्य प्रदेश विख्यात है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों ने एक बार वीडियो को दिल से जरूर लाइक किया होगा। धन्यवाद सभी मेरे प्यारे शिक्षक बंधुओं को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है? सभी लोग कमेंट करेंगे किसका वेग अधिकतम होता है। आपके जलधारा का वेग अधिकतम होता है, हवा का वेग अधिकतम होता है, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, या प्रकाश का वेग अधिकतम होगा? दोस्तों आप लोग देखते हैं जब बारिश होती है, ठीक है, जब बारिश होती है तो बादल गरजते हैं, ठीक है, बिजली भी आती है। तो आप लोग ये बताइए आवाज़ पहले आती है, ध्वनि पहले आती है, या बिजली या प्रकाश पहले आती है? तो आप लोग देखते होंगे पहले प्रकाश आता है, इसके बाद आवाज़ से गड़गड़ाहट की तेज से आवाज़ आती है। यानी कि दोस्तों किसका वेग अधिकतम होता है? तो प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। ब्रह्मांड में अब तक ज्ञात सबसे तेज गति प्रकाश की होती है। प्रकाश निर्वात में भी गति कर सकता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। प्रश्न आ गया कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, कितनी होती है? तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। वाह क्या गजब है भैया, लाइट का कमाल है भैया, प्रकाश का कमाल है। अगला प्रश्न देखिएगा, सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है? जो सौर सेल होता है, ठीक है, उसे सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है? कुछ नाम ऐसे होते हैं साइंस में, विज्ञान में, जो उसी से नाम से रिलेटेड होते हैं। सौर सेल किससे नाम पड़ा भैया? सूर्य से नाम पड़ा। सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करने वाला सौर सेल कहलाते हैं। और ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। किस प्रकार बदला जा सकता है? प्रकाश ऊर्जा, ठीक है। सौर सेल क्या भैया? एक प्रकाश से ऊर्जा है। तो प्रकाश किस सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? तो प्रकाश ऊर्जा के द्वारा बदला जाता है। क्या मैंने सही कहा दोस्तों? क्या मैंने सही कहा कि सौर सेल ऐसी युक्ति है जो प्रकाश ऊर्जा को एकत्रित करके उसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है, और इसका उपयोग क्या है? कैलकुलेटर, घड़ी आदि यंत्रों में भी किया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, लाजवाब प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों, कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने की थी, जे आपके जे.एल. बेयर्ड ने की थी, केपलर ने की थी, या कोपरनिकस ने की थी? सभी का जवाब आ चुका है नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। 7 बजे आपकी इन्वायरमेंट की क्लास, लाइव क्लास होती है। सभी लोग सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, डेली क्लासेस ज्वाइन करें। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो आपके दोस्तों कोपरनिकस ने की थी। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाजवाब है, कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 87 तारामंडल हैं, 88 तारामंडल हैं, 89 तारामंडल है, या आपके 91 तारामंडल हैं? तो अंतरिक्ष में अगर बात करें, अगर पूछ लिया गया आपके शिक्षक भर्ती में, सिलेक्शन वाला प्रश्न है, ठीक है, कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए कि हमें जायसवाल सर बताए थे कि 89 तारामंडल हैं। एग्जाम सेंटर पे ये याद आ गया तो आपका 1 नंबर कन्फर्म हो जाएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न देखिएगा, ओजोन परत ओजोन परत मिलती है दोस्तों। ओजोन परत जो है आपके स्ट्रेटोस्फियर में मिलती है, थर्मोस्फियर में मिलती है, आपके ट्रोपोस्फियर में मिलती है, या दोस्तों आपके मिजोस्फियर में मिलती है। दोस्तों सभी लोग हिंदी में जानते हैं कि समताप मंडल में मिलती है, ठीक है। समताप मंडल अगर पूछा जाता तो 90% यहाँ पे मेरे शिक्षक बंधु जवाब दे देते, आंसर दे देते। अगर इंग्लिश में पूछा गया तो ये भी जानना जरूरी है कि ओजोन परत मिलता है दोस्तों, तो वह स्ट्रेटोस्फियर में मिलता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज की ये क्लास कैसी लगी? ठीक है, ओजोन परत समताप मंडल स्ट्रेटोस्फियर में मिलती है। यह परम समताप मंडल के निचले परत में पाई जाती है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली जो परावैंगनी किरणें होती हैं उनको रोकती है और पृथ्वी को गर्म होने से बचाती है। लगभग 94% जो है परावैंगनी किरणों को ओजोन परत रोकती है दोस्तों। बहुत ही बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। आज की ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसे लगे नीचे कमेंट बॉक्स में छोटा सा कमेंट करके और बता देना कि आज की क्लास में, आज के प्रैक्टिस सेट में 30 में से आज का स्कोर आपका कितना है दोस्तों, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है।
पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, लाजवाब रहे। ठीक है, आसपास साफ सफाई जो है बनाए रखें और अपने जीवन में एक पेड़ अवश्य लगाएं दोस्तों। धन्यवाद सभी का, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्लास पर।